नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आदित्य पाठक, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता पाकर जनपद पिथौरागढ़ का नाम रोशन किया है। ये जो अचीवमेंट है, बहुत सारे युवाओं का एक बहुत बड़ा सपना होता है। आज आपने जो सफलता पाई है, कैसा लग रहा है? हाउ इज़ द फीलिंग? फीलिंग काफ़ी अच्छी है। अभी सिंक इन करना थोड़ा टाइम लगेगा। ये अच्छा लग रहा है कि मेरी खुशी के साथ पूरा जो परिवार है वो खुश है और जनपद खुश है, आसपास का समाज खुश है और मेरे दोस्त खुश हैं। उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आपने ये जो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और 189 रैंक आपको शायद आपने हासिल किया हुआ है, और बिना कोचिंग के। जी। तो बिना कोचिंग के आपने ये कैसे किया? सर 2018-19 के बाद एक चीज़ काफ़ी चेंज हो गई है। वो है कि अब डेटा काफ़ी इजीली अवेलेबल है, और अगर डेटा इजीली अवेलेबल है तो जो रिसोर्सेज हैं यूपीएससी के लिए वो भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। आप उनको टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी साइट के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करने के बाद ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको वो पता है तो आपके पास आपकी उंगलियों के टिप पे सारे के सारे संसाधन आसानी से और फ्री उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा। तो आपने कैसे तैयारी की? मैंने इस तैयारी को अलग अलग स्टेजेस में किया। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। तो अगर देखा जाए तो मैंने इसको एक लेयरिंग की अप्रोच से देखा है। पहली बार में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगली बार उन कॉन्सेप्ट्स पे मैंने कुछ वैल्यू एडिशनल मटेरियल ऐड किए, और तीसरी बार मैंने जो चेंज किया वो ये था कि अब कैसे जो मेरे पास सीमित रिसोर्सेज हैं उनको कैसे ढंग से प्रेजेंट करके अच्छे नंबर पाए जा सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि ये आपका 4th अटैम्प्ट था। जी। तो 3 अटैम्प्ट आपसे सक्सेसफुल उसमें आप नहीं रहे होंगे। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि युवा जब हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में हार जाते हैं, जी। तो आपने चौथे अटैम्प्ट तक आप लगे रहे। तो आपने क्या सोचा और कैसे आपने ये सब कुछ किया? उसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का था, जिन्होंने मुझे निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उसके उपरांत मेरे मित्रों का इसमें सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बार जब मैं परीक्षा में फेल हुआ तो उसके तुरंत बाद जो प्रोत्साहन मुझे इन 2 लोगों से मिला, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, उसने मुझे निरंतर प्रयास करने का एक मोटिवेशन मिलता रहा। तो इस बार का मतलब जो एग्जामिनेशन कैसा रहा और कैसा इंटरव्यूज़ रहा, थोड़ा इस एक्सपीरियंस के संबंध में जानकारी दो। चूँकि पिछली बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था और पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो पिछली बार मेरा हुआ नहीं था, तो उसके बाद एक धक्का सा लगा था। और इसका जो रिज़ल्ट आता है उसके और प्री के बीच में केवल 1 महीने का समय था। तो उस समय पे थोड़ा प्रेशर के अंडर मैंने काम किया, जिससे कुछ अच्छी चीज़ें भी निकली। जैसे जब प्रेशर होता है तो हम लोग ये देख पाते हैं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। कई बार अगर प्रेशर नहीं होता है तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगी। तो प्रेशर ने काफ़ी अच्छा उसमें एक रोल प्ले किया। उसके बाद मेन से पहले मेरा मोस्टली ये था कि एक तो जो अपने नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज़ करना है, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी। और इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगहों पे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो कुल मिला के मैंने 8 जगहों पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए। सब जगह से जो मुझे इनपुट मिले उन सबको मैंने अपने फाइनल इंटरव्यू में इनकॉर्पोरेट किया, और उसका रिजल्ट मेरे लिए इस बार सही निकला है। तो जैसे आपने कहा कि 4th अटैम्प्ट आपका था ये, जी। क्या आपने ऑप्शन बी भी रखा हुआ था कुछ अपने लिए? ऑप्शन बी स्टेट एग्जामिनेशन है, स्टेट अपना पीसीएस, तो उसको भी मैं लगातार देता रहा था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सर्विस के अलावा ऑप्शन बी मेरे लिए टीचिंग ही रहा है हमेशा, क्योंकि मेरे माता पिता इसी सेक्टर में हैं और टीचिंग मुझे पसंद भी है। तो ऑप्शन बी हमेशा मेरा ये रहा था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं कहीं पे पढ़ाऊँगा और अगर मेरा नहीं हुआ है तो मैं किसी और को कुछ ऐसे पढ़ाऊँगा कि वो इस मुकाम को हासिल कर सके। आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और तमाम युवा इस जो है कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की, कितने घंटे की स्टडी आपने की। जैसे आपने कहा कि इंटरनेट का आपने पूरा इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज किया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पढ़ाई का कोई एक अगर आप देखा जाए तो एक औसतन 8 से 10 घंटा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले थोड़ा उसकी इंटेंसिटी और जो ड्यूरेशन है बढ़ जाती है। उसके अलावा आज की डेट पे अगर आप देखें तो चैट जीपीटी और जेमिनाई जो 2 AI बेस्ड चैटबॉट्स हैं,
वो किसी के भी बहुत अच्छे काम आ सकते हैं अगर आपको उनका ढंग से प्रयोग करना आता है तो। जैसे अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको बहुत लंबी चीज़ की एक समरी चाहिए, तो आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी आपको एक अच्छा सा आंसर बना के देगा। तो वहाँ से आप अपना समय बचा सकते हैं और वहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने 2 इंडियन एक्सप्रेस पहले, उसके बाद द हिंदू फॉलो किया। उनसे जो आर्टिकल्स आते थे तो इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स के नोट्स बनाए, फैक्ट्स को नोट डाउन किया और समय समय पर उनको रिवाइज किया। इस तरह से आजकल एआई का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसका इस्तेमाल करके भी इस चीज़ को किया जा सकता है आसानी से। ये आपने एक और जो रास्ता हमारे युवाओं को दिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब थोड़ा सिलेबस के संबंध में जानकारी दो, किस तरह का सिलेबस को स्टडी करना ज़रूरी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सिलेबस को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक, जो चेंज नहीं होता है, और एक है डायनामिक, जो चेंज होता है। तो स्टैटिक पूरा करने के लिए कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी में बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं। लेकिन इससे केवल आपका स्टैटिक पार्ट पूरा होगा, जो अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम का महज 30 से 40% रह गया है। उसके अलावा अगर आपको पेपर ढंग से करना है तो डायनामिक पार्ट, जो कि चेंज होता रहता है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डायनामिक पार्ट में न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कई सारी कोचिंग संस्थाओं की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आसानी से उपलब्ध हैं। तो उनको करीब करीब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक फॉलो करके आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी डायनामिक सब्जेक्ट पे एक अच्छा खासा अपना एक नोट्स बना सकते हैं। और उसी नोट से फिर आपको ये सेलेक्ट करना है कि क्वेश्चन जिस हिसाब से आया है आप उसको वहाँ कैसे लिखेंगे और कैसे प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, तो आपने बिल्कुल कोचिंग नहीं ली या फिर थोड़ा बहुत आपने हेल्प किया? मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा कि एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ होती है, तो वो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है। टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने प्रीलिम से पहले 4 IAS की ली थी और विजन का अभ्यास जो 3 टेस्ट होते हैं वो लिए थे, वैसे ही मैंने मेन से पहले टेस्ट सीरीज़ ली थी, दोनों अपने जीएस के लिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और अंत में इंटरव्यू से पहले मैंने आईजीपी, जो कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, वो जगह जगह से लिया हुआ था। अच्छा, जैसे आपने कहा कि फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, और संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है। आजकल का जो समय हम देख रहे हैं युवाओं को, अधिकतर युवा नशे की तरफ हैं और कुछ युवा मतलब अपना पाथ भटक चुके हैं, कुछ सोशल मीडिया में हैं, ओपीजी। इन सब के बीच आपने एक डेफिनेट एग्जाम्पल सेट किया है। आपने ये भी बताया कि कैसे हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से वो करके वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्या कुछ मैसेज युवाओं के लिए रहेगा? जैसा आपने बोला सोशल मीडिया, तो अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है जिसे कहते हैं डबल एज्ड सोर्ड, जिसका मतलब होता है कि सोशल मीडिया दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। वो आपको सुधार भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। अगर आप और यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे तो कई लोगों ने ये एडमिट किया है कि वो 10-12 घंटा पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा खुद को रिलैक्स करने के लिए सोशल मीडिया देखते थे। तो वो सोशल मीडिया का एक सही प्रयोग है। वहीं उसका जो दूसरा खराब प्रयोग है वो है कि अगर आप समय से ज़्यादा, जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा वक्त अपना उससे बिताएंगे, तो आप जो महत्वपूर्ण काम है वो नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया अपने आप में दिक्कत की बात नहीं है, उसको आप कैसे प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा मित्रों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहा और प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि होता क्या है, पहले या दूसरे अटेम्प्ट पर अगर ना हो तो हमेशा ये रहता है कि इसको छोड़ के कुछ और किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में काम किया जाए। वो भी ठीक है जिसको उसमें उस सेक्टर में काम करना है, लेकिन अगर किसी का एम ही ये है कि उसको पब्लिक सर्विस करनी है, तो उसके लिए आपको ऐसे लोग अपने आसपास चाहिए, ऐसी संगति चाहिए जो आपको लगातार प्रोत्साहित करते रहें। और उसमें मेरे परिवार का और मेरे मित्रों का बहुत खास योगदान रहा है। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए ये मैसेज रहेगा कि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज पहाड़ के युवा के लिए ये है कि वो खुद को हमेशा एक्सपोज रखें। एक्सपोज इस सेंस में कि चीज़ें बहुत बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आज एआई का ज़माना है, एआई बस एक चीज़ है, और भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। मैं ये नहीं चाहता कि पहाड़ के लोग जो पुराना ढर्रा है, जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसमें अटके रहें, और मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद को अवेयर करें कई सारी चीज़ों से। जैसे लोकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप साइड बाय साइड कोई अच्छा नेशनल न्यूज़पेपर भी पढ़ें, तो उससे आपका जो व्यू है वो काफ़ी हद तक ब्रॉडन होगा, काफ़ी हद तक बड़ा होगा। उसके अलावा
इसमें ये है कि आपको फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे साइड बाय साइड ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी स्टेज में अगर कोई आपको सफलता मिलती है तो आप दोबारा से वापस आके उसमें दोबारा निरंतर प्रयास करते रहें। थोड़ा सा आपकी स्टडीज़ के संबंध में और जान लेते हैं, और ओरिजिनली आप हैं कहाँ के और अभी कहाँ पर आप जो है कि रह रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। मूलतः हम लोग बेरीनाग तहसील की उपराड़ा गांव से हैं। अभी हम लोग इस जगह पे पिछले 25 साल से रह रहे हैं। मेरी स्कूलिंग यहीं नीचे डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है। उससे पहले मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी क ख 1 2 वो शिशु विद्या मंदिर नाचनी से की है, तो उन शिक्षकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन भगत सिंह कॉलेज DU से किया, और उसके उपरांत अपना MSc IJDR मुंबई से किया। उसके बाद मैं अपनी अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया था। अच्छा, आपके इंटर तक का जो एजुकेशन आपने लिया हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और वो स्टडी आपकी कैसे रही? ये काफ़ी आपने सही और रेलेवेंट सवाल पूछा। डॉन बॉस्को स्कूल में जब मैं पढ़ा था तो डॉन बॉस्को स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ ECA जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर इक्वल ध्यान दिया जाता था। जैसे डिबेट हो गया, एक्सटेम्परी हो गया, क्विज़ हो गए। तो इसने पब्लिक सर्विस की और जो एक एप्टीट्यूड चाहिए वो मेरे अंदर जगाया। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप स्कूल में पढ़ें तो आज की जो रेस है, कॉम्पिटिटिव रेस है, तो उसमें हम लोग मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें और जैसे जो सैलरी है और जो आगे ग्रोथ का मौका है वो शायद अभी ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन जो स्कूल में जिस तरीके का यहाँ पे एजुकेशन था, जिस तरीके का एक्सपोजर था, तो उसने मुझे काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया कि हाँ मैं पब्लिक सर्विस की ओर जा सकता हूँ। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हर कोई जानना चाहता है कि सक्सेस मंत्रा क्या है आपका? सक्सेस मंत्रा है लिमिटेड चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करना। आज की डेट पे जैसे मैंने बोला, डेटा काफ़ी इजीली अवेलेबल है। उसके भी अगेन दोनों साइड हैं। एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि आप उसी में खो जाएं, उसी के चक्रव्यूह में खो जाएं। दूसरा, आप कैसे सीमित संसाधनों का ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ किताबें हैं जो आवश्यक हैं, जो बेसिक हैं, तो उन्हीं को मल्टीपल बार पढ़ना, उन्हीं को बार बार पढ़ के रिवाइज़ करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ के छोड़ देना पड़ेगा, इसी आशा के साथ कि हाँ इससे अगर कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो चलेगा। तो सक्सेस मंत्रा में एक चीज़ तो है कि आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोई चीज़ को बार बार, क्योंकि UPSC हो चाहे स्टेट परीक्षा हो, वो रिवीजन को रिवॉर्ड करता है। वो ये देखता है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो कितने डेप्थ तक पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी क्वेश्चन में आपको उलझाने के लिए वो नंबर्स को, फैक्ट्स को ऊपर नीचे डाल सकता है। तो उस क्वेश्चन को आप तभी ढंग से कर पाओगे जब आपने वही चीज़ बहुत बार पढ़ी है, 3 या 4 बार पढ़ी हुई है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो हम भूलते हैं वो है रेजिलियंसी, कि अगर आपको असफलता मिले तो उसके बाद वापस कैसे आना है। ठीक है, आप 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको वापस आना है और वापस बैठना है। तो यही 3 चीज़ बोलूँगा, रिविज़न, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस, जिससे आप इतने बड़े स्तर पे या किसी भी स्तर पे किसी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। क्या आप बेहतरीन स्वाद और सुकून की तलाश में हैं? तो स्वागत है आपका एलीट कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट में, निकट APS तिराहा, विशाल मेगा मार्ट, बिण पिथौरागढ़। यहाँ एक्सपर्ट शेफ आपको परोसेंगे विश्वसनीय व्यंजन। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, स्पेशल डे सेलिब्रेशन के लिए हॉल भी उपलब्ध। आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के लिए बिल में 20% ऑफ। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।